नेक्स्ट है आसवन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये द्रवों के मिश्रण को अलग अलग करने के काम आता है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा क्रिस्टलन और ऊर्ध्वपातन, ये ठोसों के लिए था। अब आसवन है द्रवों के लिए, कि दो द्रवों का मिश्रण है, एक का क्वथनांक और दूसरे का क्वथनांक में बहुत अच्छा खासा अंतर है। मतलब मान लो कि एक 100 डिग्री पे उबलता है और एक 150 डिग्री पे उबलता है। तो अब हम इनको गर्म करेंगे, द्रव मिश्रण जो है उसको गर्म किया। गर्म करने से क्या होगा कि जिसका क्वथनांक कम था वो उसकी वाष्प पहले बन जाएगी, तो वाष्प को ठंडा करके अलग कर लो, और जिसका क्वथनांक ज्यादा था उसकी वाष्प बाद में बनेगी, तो उसको ठंडा करके अलग कर लो। तो ये क्या हो गया, आसवन हो गया। जैसे इसको मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम में, ये आसवन का डायग्राम है। यहां पर हमारे को मिश्रण है द्रव, दो द्रवों का, द्रव A प्लस द्रव B। अब इसको यहां से गर्म कर रहे हैं, हम लोग गर्म कर रहे हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर भी नाप रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई इतना तापमान पहुंच गया मतलब A का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इतना तापमान पहुंच गया मतलब B का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब ये बीच में तो बिल्कुल पतली नली है, और इसके चारों तरफ, यहाँ पर इस पतली नली के चारों तरफ यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ताकि हम उसको ठंडा करें, ताकि वाष्प संघनित हो जाए। तो जिसका वाष्प क्वथनांक कम था उसकी वाष्प पहले बनेगी, वाष्प इधर गई, वाष्प को ठंडा किया तो वो तरल पदार्थ बन गया, द्रव बन गया, तो उसको इधर अलग कर लिया। फिर जिसका क्वथनांक ज्यादा था उसकी वाष्प बाद में बनी, फिर उसको ठंडा करके उसको वापस अलग कर लेंगे। और इधर से पानी यहाँ से निकालते हैं, पानी यहाँ से डालते हैं, वो तो ठीक है। तो अब लिखा हुआ क्या है इस विधि में वो मैं आपको बताता हूँ। समझा मैंने दिया आपको कि बस आसवन तब यूज करते हैं जब दो द्रवों का मिश्रण और उनके क्वथनांक में अच्छा खासा अंतर हो। देखो, इस विधि की सहायता से वाष्पशील द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों, या तो द्रव वाष्पशील है जिसको हमें अलग करना है तो उसकी वाष्प बना लो और अलग कर लो, और उसमें अशुद्धियां अवाष्पशील है तो उसकी वाष्प बनेगी ही नहीं, या फिर ऐसे द्रवों जिनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो, तो या तो हम वहां यूज करते हैं जहां अशुद्धि अवाष्पशील हो, या फिर अशुद्धि और शुद्ध पदार्थ दोनों के क्वथनांक में अच्छा खासा अंतर हो। भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले द्रव भिन्न भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। वाष्प को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। जैसे किसके लिए यूज करते हैं वो याद रखें, जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिश्रण को इससे पृथक कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन है और एनिलीन का 457, मतलब अच्छा खासा फर्क है, लगभग 130-125 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, बहुत अच्छा खासा फर्क है। वो चित्र एक जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया। द्रव मिश्रण को उबालने पर कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है तो वो जल्दी उबल जाएगा, और वाष्प को संघनित्र की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। मतलब पानी चारों तरफ लगा रखा है तो उससे वाष्प संघनित हो जाएगी, फिर वो द्रव बनेगा, उसको अलग कर लेंगे। उच्च क्वथनांक वाले घटक की वाष्प बाद में बनती है और इसको बाद में वापस ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये विधि थी आसवन। आसवन के जैसी ही विधि है प्रभाजी आसवन। आसवन और प्रभाजी आसवन में ज्यादा फर्क नहीं है। आसवन तब यूज कर रहे हैं जब दो द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक में अच्छा खासा अंतर है। ठीक है, प्रभाजी आसवन हम लोग तब यूज कर रहे हैं जब दो द्रवों का जो मिश्रण है उनके क्वथनांक में अच्छा खासा अंतर नहीं है। अब देखो, आप डायग्राम से पहले मैं इसको समझाता हूं ना, फिर ये कहानी को मैं बोलूंगा। आसवन और प्रभाजी आसवन में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, ये जो अरेंजमेंट है तो आसवन का है, और ये वाला जो अरेंजमेंट है वो प्रभाजी आसवन का है। अब देखो, आसवन का अरेंजमेंट और प्रभाजी आसवन के अरेंजमेंट में फर्क नहीं है, बस यहां पर प्रभाजी कॉलम लगा दिए गए हैं। एक सेकंड, बस यहां पर क्या लगा दिए गए हैं, प्रभाजी कॉलम लगा दिए गए हैं, और कुछ इनमें फर्क नहीं है। अब प्रभाजी कॉलम क्यों लगाए हैं यहां पर, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रभाजी कॉलम को इधर अलग से बताया, इसी अलग अलग तरह के कॉलम मार्केट में अवेलेबल है, ढेरों तरह के, है ना। और ये जो ट्यूब है ये काफी अच्छा खासा लंबा ट्यूब है ना, ऐसा नहीं कि इतना सा ट्यूब है, वैसा नहीं है ना। मान लो 1 मीटर 1.5 मीटर तक ऊंचा ट्यूब है। अब जैसे ज्यादा ये पॉपुलर है कांच के मणके वाला कॉलम, है ना, मतलब वो कंचियां, नहीं आपने देखा होगा बच्चों ने खेली होगी, है ना, वो जिसको हम मार्बल्स बोल रहे हैं इंग्लिश में, है ना, वो कंचियां रख दी है ना, बीच बीच में भर दी, या फिर
और अलग तरह के कॉलम भी मार्केट में अवेलेबल है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम यूज करते हैं। मतलब ऐसा है कि दो द्रव है जिनको हम उबाल रहे हैं, यहां पर द्रव का मिश्रण है, ठीक है, ये वो द्रव ए और बी का मिश्रण है। इसको यहां पर बर्न किया तो उनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है क्वथनांक में, मान लो 20 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, उबल रहे हैं। अब उबल रहे हैं तो इधर से ऊपर आ रहे हैं, बीच में कांच की गोलियां भरी हुई है ना। अब जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे वो इस हीट से दूर जाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो देखो मान लो जैसे दो द्रव हुए, जैसे मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 है, तो संघनन करना कौन से द्रव का आसान है, कौन से द्रव के वाष्प को ठंडा करना आसान है? 100 डिग्री वाले को। जिस द्रव का क्वथनांक जितना ज्यादा होता है उस द्रव का संघनन उतना ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई द्रव 200 डिग्री पर उबलता है तो वो जल्दी से संघनन हो जाएगा, क्योंकि 200 से कम ताप पर उसका संघनन होने लगेगा। 200 से कम ताप, रूम टेम्परेचर है, बहुत दूर हो गया। कोई द्रव ऐसा है जो 40 डिग्री पे ही उबल जाता है तो उसका रूम टेम्परेचर पे इतना जल्दी संघनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40 पे तो उबल ही रहा है। तो जिसका क्वथनांक जितना ज्यादा होता है उसका संघनन उतना जल्दी होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, दो द्रव है, एक का क्वथनांक ज्यादा एक का कम है, तो जिस द्रव का क्वथनांक ज्यादा होगा वो ऊपर जाने पर संघनित होता जाएगा, तो वापस से वो द्रव बन रहा है तो वापस से नीचे आ जाएगा। और जिस द्रव का क्वथनांक कम है उसका संघनन उतना जल्दी नहीं होगा तो ऊपर जाता जा रहा है। तो ऊपर का जो जगह है, ऊपर की जो वाष्प है वो रिच हो जाएगी किसमें? ऐसे द्रव, ऊपर की जो वाष्प है उसमें उस द्रव की मात्रा बहुत ज्यादा होगी जिसका क्वथनांक कम था, क्योंकि जिसका क्वथनांक ज्यादा था वो तो ऊपर जाने पर संघनित होने लगी और वापस नीचे आ गई। तो ऊपर वही वाष्प ज्यादा जाती जाएगी जिसका क्वथनांक कम है। तो हमने बीच में यहां पर क्या करा, बीच में रास्ते में रोड़े लगा दिए है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्स्टेकल। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वाष्प को ऊपर जाने का मौका मिला, बीच में मार्ग में रोड़े लगा दिए ताकि भाप यहीं पे ही ठंडी हो जाए। तो ऐसे द्रव जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है उसकी जो वाष्प है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी, और जिस द्रव का क्वथनांक कम है उसकी वाष्प उतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, ऊपर जाती जाएगी। फिर उसको यहां से साइड से अलग कर लेंगे, ठीक है। ये है कहानी। अब क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ता हूं प्रभाजी आसवन में, है ना। दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर नहीं होने की दशा में उन्हें साधारण आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों के वाष्प को इसी ताप की परास में बन जाते हैं, साथ साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुख पर लगे हुए प्रभाजी कॉलम को द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि अगर उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर नहीं है तो नॉर्मल आसवन से नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वाष्प साथ में बनती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि हम बीच में वहां पर कॉलम लगा देते हैं, कॉलम जैसे कंजियां भर दी हमने ना, तो वहां पर क्या होगा? देखो चित्र 2 आपको बता चुका हूं पहले। उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित हो जाती है। मतलब जिसका क्वथनांक ज्यादा है उसकी वाष्प पहले संघनित होगी। इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। प्रभाजी कॉलम के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते वाष्प मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाता है। मतलब वही है कि दोनों की वाष्प ऊपर जा रही है। जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है जिस द्रव का, उसकी वाष्प ठंडी होकर वापस नीचे आ जाती है द्रव बनके, और जिसकी वाष्प जिस द्रव का क्वथनांक कम है उसकी वाष्प ऊपर जाएगी। तो ऊपर जो होगा वहां मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाएगा। मतलब जिस द्रव का क्वथनांक कम है उसकी वाष्प भी ऊपर रह जाएगी। विभिन्न डिजाइन और आकार के प्रभाजी कॉलम चित्र 3 में दिखाए हैं। मतलब ऐसे अलग अलग डिजाइन के प्रभाजी कॉलम मार्केट में अवेलेबल है, ढेरों डिजाइन के अवेलेबल है। प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठती वाष्प नीचे गिरते द्रव के बीच में ऊष्मा विनिमय के लिए कई पृष्ठ उपलब्ध कराए जाते हैं। देखो ये ऐसा बोल रहा है, प्रभाजी कॉलम में क्या है, ऊपर तो वाष्प जा रही है, नीचे द्रव जा रहा है, जो संघनित हो रहा है नीचे जा रहा है। अब वो आपस में टकरा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रोड़े हैं मार्ग में, बहुत सारी कंचियां जहां पर वो द्रव कंची पे अड़ रहा है
फिर वाष्प उस पे जा रही है, तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी हो जाता है कि ये द्रव है, इस वाष्प से ऊष्मा लेके खुद भी वाष्पित हो जाते हैं, बट वो बहुत रेयर है। ठीक है, प्रवाजी कॉलम में संघनित द्रव ऊपर उठती वाष्प से ऊष्मा लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है, वही बात। इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती है। इस तरह के क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निम्नतर क्वथनांक वाले अवयव को शुद्ध वाष्प कॉलम में शीर्ष पर पहुंचते हैं, संघनित्र में संघनित होकर शुद्ध वाष्प शुद्ध द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र कर ली जाती है। मतलब वही है कि जो अधिक वाष्पशील था द्रव, मतलब जिसका क्वथनांक कम था, उसकी वाष्प ऊपर चली गई, अब उसको संघनित्र से अलग ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो यही इसकी कहानी है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि प्रभाजी आसवन तकनीक का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में करते हैं, कि पेट्रोल के अंदर अलग अलग चीजें हैं, मतलब जो हमारे को कच्चा तेल मिला है उससे हम पेट्रोल भी निकाल रहे हैं, उस कच्चे तेल से हम एलपीजी भी अलग कर रहे हैं, उस कच्चे तेल से गैसोलीन भी अलग कर रहे हैं। तो ये कैसे अलग करते हैं हम वहां पे, उसके लिए हम प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल याद रखना है। ये डायग्राम बता चुका हूं, ये आसवन का डायग्राम है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, आसवन का। और अगर इसमें कॉलम लगा दिए तो क्या बन गया, तो बन गया प्रभाजी आसवन। ठीक,